न्याय रक्षक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय रक्षक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय योद्धा राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय योद्धा राहुल गांधी जिंदाबाद, न्याय की आंधी न्याय की आंधी राहुल गांधी, 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 जय बापू जय भीम, जय बापू जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय संविधान जय भीम जय संविधान। 100 में 90 शोषित है, ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में, इसका अपना हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, न्याय की आंधी न्याय की आंधी। मैं निवेदन करता हूं अमित जी से आए और जो स्वागत का कार्यक्रम है वो अनाउंस करेंगे, एक एक करके आएगा, कोई भी भीड़ नहीं लगाइएगा प्लीज। आइए अमित जी। मैं जैसे जैसे नाम अनाउंस करूंगा कृपया करके आप वैसे ही मंच पे आएं, अन्यथा भीड़ न लगाएं। साथियों से सहयोग की उम्मीद है। पहले आए संध्या सिंह चंद्रवंशी, संध्या सिंह चंद्रवंशी मैम आए। रणधीर राधे चौहान, रणधीर राधे चौहान, रामप्रीत सिंह चौहान जी, रणधीर राधे चौहान और रामप्रीत सिंह चौहान मंच पे आए। खुशबू कुमारी और ऋतुराज, मैम खुशबू कुमारी और ऋतुराज जी आए जाए। ओम प्रकाश महतो और रामजतन बिंद, नाजिया हसन मैम और मोनू खान, ओम प्रकाश जी और राहुल कुमार, डॉक्टर मनोज जी और पंकज यादव। ये नहीं पता मुझे। अच्छा आपके मोनी पासवान जी, संजय कुमार सिन्हा, कासिफ यूसुफ, विजय कुमार, प्रोफेसर शैलेश कुमार चौधरी, नरेश प्रसाद अकेला, अमर आजाद, रवि ज्योति जी। हाँ स्टेज वाली, हाँ ये हो गया। स्टेज का मैंने बनाया है, बोलने वाला स्टेज पे जो देंगे, स्टेज जो अपने स्टेज मैनेजमेंट वाले सारे देंगे ना, हम लोग देंगे ना। उसका लिस्ट मेरे पास नहीं है, कोई लिस्ट बनाया था। हाँ बोलिए। अच्छा सर, तो आप हैं के पीछे? आप तो बैठे हुए हैं सर, आप वहीं पे दे दीजिए। ये स्टेज मैनेजमेंट है। अब स्टेज मैनेजमेंट के जो हमारे, अरे रवि जी, ऑल डन सर, इट्स ओवर है ना अभी, दिन बाकियों को बात को भिजवा दो। एंड वी हैव सम सर स्टेज कमिटी पीपल, दे आर आल्सो गोइंग टू बी गिव टू यू। नो सर, दीज आर डिफरेंट। हु आर दिस पीपल? नो नो नो, अरे सर जिसका नाम बुलाएंगे सर वही।
साथियों से तालियों की उम्मीद है। जिन साथियों का नाम लूंगा आके छोड़ दो। दो चार और साथी हैं जो स्टेज कमेटी में हैं और वो जल्दी से आके सर को सम्मानित करें। प्रोफेसर ठीक है मैम, हो गया जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अनिल जय हिंद सर। सर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ओबीसी कमेटी के कांग्रेस के और सर संविधान सम्मेलन के संयोजक भी रहे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। एक बार अपना संविधान का वो प्रतीक चिन्ह ऊपर करके नारा लगाएं, जय संविधान। धन्यवाद। भारतवर्ष के 90% जो कमजोर, शोषित, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा की लड़ाई को एक बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हमारे संविधान रक्षक, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंच पे बैठे सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे बिहार के कोने कोने से आए इस संविधान की लड़ाई को लड़ने वाले राहुल गांधी जी के बब्बर शेर सिपाहियों, आपका इस बुद्ध और महावीर की धरती पर, इस ज्ञान की नगरी नालंदा पर और मगध सम्राट जरासंध महाराज की धरती पर आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इस कार्यक्रम की मैं तैयारी कर रहा था तो हमारे शशि भूषण जी जो हमारे अति पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष हैं बिहार के, सब लोग लगे हुए थे, आप सब। तो मैंने एक दिन इनको फोन किया एक महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी लेने के लिए। मैंने इनसे पूछा क्या रहा बैठक में, तो शशि भूषण जी बोले कि जय हिंद जी, मैं उस बैठक में जा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा इतना महत्वपूर्ण बैठक थी, आप क्यों नहीं गए? शशि भूषण जी ने मेरे को बताया कि इनके समाज की एक युवती, उसके साथ बलात्कार हो गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस प्रशासन का दबाव पड़ रहा है। 2 दिन बाद फिर मैंने ऐसे ही फोन किया तो इन्होंने बताया मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी दलित की बेटी के साथ अत्याचार हो गया और उसको प्रशासन ने, जो मेडिकल सुविधा होती है, वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रही लेकिन उसको मेडिकल सुविधा भी नहीं मिली। तो
ये पिछले एक हफ्ता की घटनाएं हैं। एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई, वो भी अति पिछड़े समाज का था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से ही ऐसा हुआ है। हजारों साल से इस देश में जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो भी कमजोर वर्ग से आते हैं इस जाति व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में, उनके साथ लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही है। और इसका सवाल यह है कि इनके साथ कैसा होता क्यों है, और उसका सवाल का एक बहुत ही सीधा साधा सरल उत्तर है कि इन वर्गों की, जो हमारे देश की जो सत्ता संरचना है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो शक्ति की संरचना है, इन 90% लोगों की उसमें भागीदारी 0 है। और जब तक अति पिछड़ों की, दलितों की और ये 90% जो शोषित वंचित हैं, उनकी शक्ति के संरचना में 90% के बराबर भागीदारी नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी जी आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वे लड़ाई रहे हैं कि 90% को, उनको 90% भागीदारी मिलनी चाहिए। आज साथियों, हम इस समय बुद्ध और महावीर की धरती पे हैं। एक राजकुमार जो महलों में रहता था, वो, उसके पास सब सुख सुविधा थी, सब कुछ था, महल थे, सेवा करने वाले नौकर थे। लेकिन जब उसने आम इंसान के दुख को देखा तो वो महल छोड़ करके जंगलों में निकल गया और आगे चल के महात्मा बुद्ध कहलाया। आज इसी तरह हजारों साल के बाद हमारे राहुल गांधी जी, जो इनको निजी तौर पे चाहे तो कोई किसी की इसकी कमी नहीं है, लेकिन जब इन्होंने 90% पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का दर्द देखा, तो ये भी इस देश में एक लंबी यात्रा में निकल गए, जो आप सब जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। और आज राहुल गांधी हम सबके लिए, हम अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन ताकतों से जो सारी की सारी ताकत अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वो 10% मनुवादी, उनसे अकेले इस पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। जब जब भी कोई मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता है, पूरा ब्रह्मांड की जो मनुवादी शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो उस शख्स के खिलाफ हो जाती हैं कि ये समता की बात क्यों कर रहा है, ये बराबरी की बात क्यों कर रहा है। और इसी चीज के चलते आपने देखा राहुल गांधी जी के ऊपर बार बार FIR होती है, बार बार मुकदमे दर्ज होते हैं। आपके दरभंगा में राहुल गांधी जी आए, इनका क्या कसूर था? ये बिहार के जो अंबेडकर अस्पताल हॉस्टल में रहने वाले दलित छात्रों से मिलना चाहते थे। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, अगर बिहार में दलित छात्रों से मिलना चाहता है तो क्या यह अपराध है? आप जवाब दीजिए। लेकिन फिर भी इनके ऊपर FIR कर दी गई, क्योंकि ये आपकी लड़ाई को लड़ रहे थे। ED के मुकदमे, CBI के मुकदमे, संसद सत्र कुछ, संसद सदस्यता इनकी छीन ली गई, हत्या की धमकियां आए दिन इनको दी जाती हैं, मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, गालियां दी जाती हैं। और ये सब ये क्यों सह रहे हैं? क्योंकि इनके दिल में 90% अति पिछड़ा दलित आदिवासी का दर्द है, जैसे महात्मा बुद्ध के दिल में दर्द था। और महात्मा बुद्ध की वो जो आपने देखी होगी मूर्ति अभय मुद्रा, जिसमें महात्मा बुद्ध ऐसे हाथ करके बैठते हैं, उस महात्मा बुद्ध की अभय मुद्रा की मूर्ति से राहुल जी प्रेरणा लेकर के, अभय होकर के, निडर, निर्भीक, बहादुरी से आपकी और हम सबकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। 29 जुलाई 2024 लोकसभा का सदस्य सत्र चल रहा था।
जाति जनगणना के ऊपर बात हो रही थी और जो मोदी है और उसके जो झुंड के लोग लोकसभा में बैठे थे वो राहुल जी की जाति जनगणना की बात को उठाने का मजाक उड़ा रहे थे। मोदी जी लोकसभा में कहते थे कि ये जो जाति गणना की बात करते हैं ये अर्बन नक्सल हैं, ये जो जाति गणना की बात करते हैं ये पापी हैं, जाति तो होती ही नहीं है, इस देश में सिर्फ गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर इस देश में जाति नहीं होती तो आरएसएस का जो चीफ हमेशा चितपावन ब्राह्मण ही क्यों बनता है? सवाल है अगर जाति नहीं है तो। और उस समय जब राहुल जी का बोलने का नंबर आया, राहुल जी खड़े हुए और जैसे हमेशा शांत रहते हैं, इन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए शांति से कहा कि मोदी जी, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आप भले ही इस बात को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन मैं आज इस संसद भवन में खड़े होकर कह रहा हूं कि आप ही की सरकार से और लोकसभा के इसी सत्र काल में मैं आपसे जाति जनगणना करा करके रहूंगा। और आपने देखा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब आप सारे बब्बर शेर खड़े हो गए तो मोदी जी घबरा गए। वैसे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं मोदी जी, आपने देखा हाल में। तो जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई और जब उनको पता लगा मोदी जी को आपके राजगीर में आ रहे हैं राहुल जी 6 जून को, तो डर के मारे 2 दिन पहले उन्होंने उसका एक डेट भी झूठी सच्ची निकाल दी। तो मेरा कहना है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दार्शनिक हुआ है विक्टर हुगो, और उसने ये कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप द ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी फौज, बड़ी से बड़ी तोप उस परिवर्तनकारी विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। और आज राहुल जी के नेतृत्व में आप सब बब्बर शेरों के साथ समय आ गया है कि इस देश में 90% को उनकी उचित भागीदारी मिले और ये होके रहेगा। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस तरह आप अपना हौसला बनाए रखिए, इन अंधेरों में इतना क्षमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात मनुवादियों की सही, सुबह हमारी होगी। जय हिंद। धन्यवाद सर। एक बॉलीवुड में हमने हमेशा सुना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो ये हमारे न्याय योद्धा के सामने आज नरेंद्र मोदी झुके हैं, इनकी मांग, हमारी मांग स्वीकार हुई है जी। और वो सही है, नरेंद्र सरेंडर, बिल्कुल हमारे सर के सामने वो सरेंडर हुए हैं और हमारी मांग उन्होंने मानी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सम्मानित अतिथि हैं प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर, बीपीएससी के सर पूर्व मेंबर रहे हैं और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी हैं। सर सामाजिक न्याय के पुरोधा और 90% शोषितों का सेनापति आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी के अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी, मंच पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार जी, शकील अहमद जी और युवा होनहार और डायनेमिक अत्यंत पिछड़ा सेल का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष शशिभूषण पंडित जी, सभागार में उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी
कृष्णा लाबरू जी, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी तथा बिहार के कोने कोने से सामाजिक न्याय के महारथी। चूंकि समय सीमित है, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि शोषितों का सेनापति, तब शायद आप चौंक गए होंगे कि हमने प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं कहा। अभी अनिल जैन ने कहा, वो उनका उत्तर दे दिया कि क्यों नहीं कहा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने सदन के पटल पर जोर देकर कहा कि जाति जनगणना करवा कर दम लेंगे, जो भी करना पड़ा, जितनी आपको गालियां देनी हो, हम सारी गालियों को स्वीकारेंगे। इससे भी बड़ी बात क्या थी मित्रों? इससे बड़ी बात यह थी कि भाजपा के बड़बोला मंत्री राहुल जी को जनगणना और शोषितों की आवाज बुलंद करने के एवज में मंच से अपमानित करने का प्रयास किया और कहा कि जिस व्यक्ति की जाति के पता नहीं वह जाति की बात करता है। तब सदन पटल पर अखिलेश यादव जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन राहुल जी को बताना चाहता हूं कि देश के 90% आबादी जो मंच पर वहां उपस्थित नहीं था, राहुल जी के इस अपमान के लेकर उनका खून खौल गया और उन्होंने शपथ लिया कि आने वाला समय में राहुल जी का बदला हम इन भाजपाइयों को धूल छटाकर दम लेंगे, इलेक्शन में हरा कर दम लेंगे। राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे अत्यंत पिछड़ वर्ग के 38% आबादी है, इनकी बहुत बुरी स्थिति है। ये अनपढ़ हैं, गरीब हैं, परंतु राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। आप 5 बार पटना बिहार आकर आप अति पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाया। पिछले बार मित्रों, जो आप लोग कुछ पटना में मौजूद हैं, उस समय कई विभूतियां वहां पर उपस्थित थी, बड़े पद्मश्री थे, बहुत बड़े सर्जन थे। था कि राहुल जी के बगल में उन लोग विभूतियों को बैठाया जाए, लेकिन राहुल जी ने कहा कि मेरे बगल में शिवजतन ठाकुर बैठेंगे। यह शिवजतन ठाकुर को सम्मान नहीं, यह अति पिछड़ों का सम्मान था, दलितों का सम्मान था, उनको उन्होंने गला लगाया। राहुल जी ने अपने कर्म से साबित किया। लोग जुमलेबाज होते हैं राजनीति में, लेकिन राहुल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलते हैं वो करते हैं, वो केवल बोल के नहीं रहते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि राहुल जी बिहार में मैनिफेस्टो कमेटी का 7 मेंबर बनाया। उन 7 मेंबर में से 5 मेंबर दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, मात्र 2 मेंबर सवर्ण हैं। राहुल जी ने यह साबित किया। आप सुनते होंगे, बोलते हुए हर जगह मीटिंग में जाते हैं तो इस बात की चर्चा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए जनगणना करके हम पता करना चाहते हैं कि सत्ता में कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग बेदखल हैं। आपको उनका एक वीडियो याद होगा। जब पत्रकार मौजूद था तो राहुल जी ने बड़े बेबाकी से पूछा कि बताइए आप में से ओबीसी कितने हैं। सारे लोग एक दूसरे को देखते रह गए। राहुल जी का यह बेबाकी, यह हिम्मत, यह हौसला, हम सभी उनका सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे नेता, ऐसा सेनापति के पीछे 90% आबादी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उनके साथ खड़ा है। मित्रों, अभी राहुल जी ने संविधान सुरक्षा की बात की और सब जगह संविधान लेकर जाना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि संविधान में है क्या। केवल 3 उदाहरण देना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 320 में प्रावधान है कि लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग परीक्षा करके अनुशंसा करेगा। मित्रों, संविधान के इस अनुच्छेद को मोदी सरकार ने चुपके से खत्म कर दिया। क्या किया? 27 जुलाई 2019 को कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र घोषित किया जिसमें कहा गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर
लेटर एंट्री से नियुक्ति होगी। उस परिपत्र में मित्र यह साफ साफ लिखा था कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। इस तरह से कई टुकड़ों में टोटल 63 नियुक्तियां हुई और सभी के सभी 63 नियुक्तियां, इसमें से एक व्यक्ति भी आरक्षित वर्ग का नहीं था। यह पहला कदम था। ठीक, फिर इसी तरह राहुल जी जब इस मोदी सरकार को मन भर गया, तब उन्होंने अगस्त 2024 में टोटल 124 लोगों के विज्ञापन किया लेटर एंट्री के अंतर्गत। तब आपको याद होगा राहुल जी ने इसका डट के विरोध किया, और डट के विरोध करने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे सेनापति के सामने 56 इंच सीनाधारी को घुटना टेकना पड़ा और विज्ञापन वापस लाना पड़ा। क्योंकि राहुल जी को बोलना है, बहुत जगह जाना है, मैं इन शब्दों के साथ आपकी ओर से राहुल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप देखेंगे इस चुनाव में 90% या शोषित वर्ग आपके साथ खड़ा है, चाहे जितना भी प्रलोभन को नहीं जाए। अंत में एक और आग्रह करना चाहते हैं। आपने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशि भूषण पंडित जी को बनाया, और राहुल जी अति पिछड़े का लोग बिहार में बहुत गरीब हैं, अलग अलग टुकड़ में बटे हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शशि भूषण पंडित जी को संसाधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि 38 जिला में जाकर उनको संगठित करें, और मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, उनके साथ साथ चलूंगा। मेरे शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। जनाब इरशादुल हक साहब नौकरशाही.com के संपादक हैं सर, आए जाए सर। 2 मिनट में सर बात को खत्म की जाए सर, आए जाए सर, समय की सर कमी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राहुल जी और यहाँ बैठे तमाम लोग, शकील साहब, हमारे पंडित जी, सुशील जी, काशिफ भाई, काशिफ यूनुस साहब। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, बस एक बात कहने के साथ कि जिस शख्स की थाली में 2009 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी परोस करके रखी गई थी और वो उसने कुर्सी नहीं ली, उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने उल्टी गंगा बहाने का जो साहस किया है, मैं एक पत्रकार की हैसियत से यह कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी के इस साहस को लोग सलाम करेंगे कि कैसे दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए एक ऐसी आवाज बनकर के राहुल गांधी उभरे हैं कि बस आप समझ लीजिए कि आने वाला जो दिन होगा, ये पहली बार होगा कि खास तौर पर ईबीसी के लोगों को उनका हक मिलेगा। अब एक पसमानदा मुसलमान होने के नाते और ईबीसी कैटेगरी में होने के नाते मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहला ये कि 36% आबादी बिहार में ईबीसी की है और 36% आबादी जो ईबीसी की है, आज बिहार के इतिहास में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह समाज अनुसूचित जातियों से भी पीछे है, और इसलिए है कि इसकी हकमारी हुई है। सिर्फ ये वजह नहीं है, एक वजह और है, वो ये है कि ये 36% आबादी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। अगर ये आबादी एक साथ आ जाए तो एक ऐसा इतिहास आप लिखेंगे जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा, इसलिए कि 2014 और 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं तो उनको 31%, 32% वोट मिलता है। तो जब आप 36% हैं और आप सेकुलर फोर्सेस के साथ ताकत बनाते हैं तो आप कामयाब होंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जिस कम्युनिटी का वोट है वो ईबीसी का वोट है। एक तरह से तस्वीर खुली हुई है कि अपर कास्ट फलाने को वोट देगा मैक्सिमम,
मिडिल क्लास फलाने को वोट देगा, अनुसूचित जातियों की ये जाति फलाने को वोट देगी। और यही कारण है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में ईबीसी के ऊपर सबकी नजर है। लेकिन ईबीसी की तबाही की वजह यही है कि ईबीसी को कभी हिंदू बना दिया जाता है और ईबीसी के ही लगभग 13% पसमानदा मुसलमानों को मुसलमान बना दिया जाता है। और नतीजा ये होता है कि आप टुकड़ों में बंट जाते हैं और आप बराबर गुलामी के लिए तैयार रहते हैं। आज आप प्रण लीजिए यहां बैठ करके कि ये ईबीसी 36% आबादी उस नायक के साथ खड़ी होगी जिसका नाम राहुल गांधी है, तो आप यकीन माने कि आप एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसकी नजीर आने वाले दिनों में देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, कुछ वक्ताओं से माफी मांगना चाहूंगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं जनाब शकील अहमद खान, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सर आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिल्लतो रुसवाई और पशेमानी के इस दौर में के जिस दौर के खलनायक और अधिनायकवाद के दौर में एक वो शम्मा है जो जल रही है और जो अपने आबोताब से उन हजारों घरों में शम्मा रोशन कर रही है, उस शम्मा का नाम राहुल गांधी जी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अपने पूरे जीवन काल में 2004 में जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी जी ने जन सेवा को अपनी पूंजी बनाई है, तब से लेकर आज तक कहीं पर भी कदम में डगमगाहट नहीं है। जिस नजरियात के तहत हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत किया गया, जिस नजरियात के तहत ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा गया, उस नजरियात को अवाम के बीच में बार बार कहने वाले, सजने वाले और सजाने वाले और बसने और बसाने वाले का नाम राहुल गांधी जी है। इसलिए हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आज के इस वहशत भरे माहौल में, कि जिस माहौल में आपको हर रोज जिल्लत और रस्वा किया जाता है कौमियत के नाम पर, जात के नाम पर, जबकि दौलत का मुश्तरका जो बंटवारा होना चाहिए वो हुआ नहीं, इन सब के खिलाफ लड़ने वाली कोई एक आवाज है तो उसका नाम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम कारकुनान की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ या हॉल में जितने लोग बैठे हैं और हमारे जितने लोग गांव गवई में बैठे हैं, बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव में यह जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन है, और जो गठबंधन झूठ की बुनियाद पे है कि जहां कुछ मिलने वाला नहीं है, जहां सिर्फ सितम और रुसवाई है और जिल्लत है, उन सब के खिलाफ हम लोग को अपनी आवाज बुलंद करनी है। और इस सबसे बड़ी बुलंद का आवाज का नाम भी राहुल गांधी। कि इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जहां पुरसोज, थोड़ी गाढ़ी उर्दू है। निगाह बुलंद जिसकी आंखें दूर तक दिखती हों, सुखन दिलनवाज बातचीत करने के अंदाज में लगता है कि अपना कलेजा काट के रख देगा। जहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। जिंदगी के संघर्ष में वही लीडर बन सकता है जो निगाह बुलंदी की तरह से देखे और जिसके दिल में सच्चा प्यार हो अवाम के प्रति, हिंदुस्तान के तमाम अवाम के प्रति जो सच्चा प्यार है, जो लगन है, और उस लगन के लिए जो मेहनत है, उसका नाम है राहुल गांधी। आइए हम सब लोग मिलकर के कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग रूह के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। हवा के रुख बदलने का वक्त है, आइए हवा के रुख को बदलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी को, आए और हमें संबोधित करें। सर सम्मानित आज इस बुध की धरती, महावीर जैन की धरती, जरासंध की धरती,
और हमारे मोक्ष के धरती पर आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी, मंच के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित शशि भूषण पंडित जी, और इस कार्यक्रम के प्रारूप को एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों तक राहुल जी के विचारधारा, सामाजिक न्याय के लड़ाई को धारदार बनाने वाले सम्मानित अनिल जय हिंद जी, हमारे ओबीसी बीसी के नेता शिवजतन साकुर जी, और विधायक दल के नेता आदरणीय शकील अहमद साहब, और सम्मानित मंच और इस हॉल में उपस्थित उन सामाजिक न्याय के समर्थक, मैं सबको जय भीम और नमो बुद्धाय बोलता हूं। मैं आपके बीच और राहुल जी के बीच समय को बाधा नहीं देते हुए मैं 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, कि जब सामाजिक न्याय की बात होती थी और खास करके कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के लेकर के बात होती थी, तो यहां जो समाज के लोग बैठे हैं उनको कई बार कंफ्यूजन होती थी और विश्वास भी नहीं होता था। चूंकि जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो मुझे अच्छे फीडबैक भी मालूम होता है और बुरे फीडबैक भी। लेकिन यदि आदरणीय राहुल गांधी जी उस सामाजिक न्याय को लड़ने का काम किया जिसमें साफ तौरों से, स्पष्ट रूप से देश के तमाम ओबीसी, ईबीसी और एसटी, एससी को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारा सामाजिक न्याय आपके लिए है, आपके संघर्षों के लिए है, और आपको सत्ता में भागीदारी ही नहीं, हम हिस्सेदारी देने की लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने कई बार कहा कि हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबके बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय में बैठे लोगों को आज तक, जब से हमारा संविधान बाबा साहेब ने दिया, तब से कहीं ना कहीं चूक हुई, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, और जातीय जनगणना में हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपने सीने ठोक करके कहा था बजट सत्र में कि हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए जातीय जनगणना करा करके रहूंगा, और आज केंद्र सरकार ने उस जातीय जनगणना को मानने के लिए बाध्य कर दिया। आपको पता है, आपको यह एहसास होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जो भविष्यवाणियां, चाहे वो देश के लिए किया, चाहे गरीब के लिए किया, वो भविष्यवाणियां भले ही लेट से दिखाई देता हो, लेकिन वो आज न कल आपको और केंद्र सरकार को मानने को मजबूर करता है। अंत में मैं लंबी तकरीर करना चाहता था, लेकिन एक कार्यक्रम और
हमारा गया में है। पहले भी हम लेट हो चुके हैं, लेकिन अंत में मैं उस बात के लिए यहां हॉल में बैठे उन तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग से निवेदन करना चाहते हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपसे एक शपथ लेना चाहते हैं कि कई बार संविधान की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी को आप यदि लड़ाई में अकेला छोड़ेंगे तो राहुल गांधी जी थकेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हक दिलाने में परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस हॉल से निकल करके यहां शपथ लेकर के आपको जाना होगा कि राहुल गांधी जी के उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम कृष्ण कल्पति हैं, जो बिहार में भ्रष्टाचार, आपकी हकमारी के लेकर के बैठी सरकार है, उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी जब ये बात कहते हैं, आर्टिकल 15(5) का जो संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है, बाबा साहब के दिए उस मौलिक अधिकार को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और आर्टिकल 15(5) के तहत जो है हमें मौलिक अधिकार, जो शिक्षा में हमें जो अधिकार मिले हैं, जो गारंटियां सरकार ने दी है, उसके लिए भी राहुल गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी है। दूसरी तरफ संयोग षड्यंत्र के तहत हमारे 50% आरक्षण के सीमा को बांध करके रखा है, और अंत में उस सीमा को भी बढ़ाने का जो है जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ले रखे हैं। अंत में मैं छोटी सी राहुल गांधी जी के बातों को कहते हुए उनके लिए काफिला बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, जो सामने बैठे हैं उनका एहसान भारी है, दोगुनी करके दूंगा मैं आपके पसीने का कीमत, क्योंकि आपके मान सम्मान की जिम्मेवारी हमारी है, जिम्मेवारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। अब हम सुनना चाह रहे हैं हमारे सर को, माननीय हमारे जन नायक राहुल गांधी सर को हम सुनना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार हो रहा था। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हाँ नारे लगाएं हम जोर से, राहुल गांधी जिंदाबाद, न्याय योद्धा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राजेश राम जी, शकील अहमद जी, अनिल जैन जी, शिव ठाकुर जी, इशादुल हक जी, प्रोफेसर मुकेश शर्मा जी, भागीरथ मांझी जी, राकेश रंजन जी, केपी सिंह जी, शशि भूषण पंडित जी, अंजू बौद्ध जी, राम प्यारे जी, गौतम प्रीतम जी, ब्रह्मदेव पटेल जी, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई?
आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो यह है बिहार का मतलब, यह है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का कि जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी ना, तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें 90% लोगों की भागीदारी तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ कौन से सेक्टर में आप लोग हो? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको, उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको।
पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए, तो फिर मैं पूछूंगा शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया, फोटो थी, 90% का उसमें कोई नहीं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए, नब्बे में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के, 90 में से 3। आपकी आबादी कम से कम 55%, 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में, जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, ऊपर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, वहां पे सिर्फ आपको ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, ये लोग मिलेंगे। अब 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, ठीक है, अगर 2 हिंदुस्तान में %50 आपका कंट्रोल होता और 50% किसी और का, तो ठीक है, मगर आपकी आबादी 90% है और आपका कंट्रोल 5% भी नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि हमें पता लगाना है, मैंने कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन आज तक नहीं दी है। मैंने आज तक यह नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे, मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है, बस पता लगाना है। आपको चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, हड्डी टूटी आपकी, किसकी यहां पे हड्डी टूटी है? जब आपकी हड्डी टूटी, को पैर टूटा था, हाथ टूटा था, पैर टूटा था, पहली चीज आप डॉक्टर के पास गए, आपने क्या बोला? डॉक्टर ने आपको क्या बोला? एक्सरे कराना है। अगर आप कहते कि भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता? और अगर आपको कहता, आप चाहते भैया डॉक्टर मुझे एक्सरे कराना है, और डॉक्टर कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप क्या बोलते?
करवाना भाई, कैसे नहीं कराओगे? मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या, देश का एक्सरे करते हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलत फहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के 2 तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए। जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में हमने तेलंगाना की जनता से खुला सवाल पूछा, पब्लिकली पूछा। दलित एसोसिएशन, उनके नेता, उनके पत्रकार
अति पिछड़ा एसोसिएशन, उनके लीडर, पिछड़ा वर्ग के एसोसिएशन, माइनॉरिटी एसोसिएशन, उनके लीडर, उनकी पब्लिक, आदिवासी, जनरल कास्ट, सबसे पूछा कि भैया देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप कौन से सवाल पूछवाना चाहते हो? दलितों से हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए हम सवाल चाहते हैं कि आपने कभी अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस की है, हम ये पूछवाना चाहते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। 3 लाख लोगों ने ऐसी मीटिंग में, खुली मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई। अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल ये नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं है। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हो? उबर ड्राइवर हूं। क्या करते हो? डिलीवरी करता हूं। क्या करते हो? पिज्जा डिलीवर करता हूं। उसमें सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई। और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया। ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है
जो जिसको इसको जो या इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये देश सब लोगों का है, ये देश हर जात का है, हर धर्म का है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, विकलांगों का है, सबका है। और जाति जनगणना इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का तरीका है। और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आप गहराई से समझ रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपको दिखता होगा। अभी मैं आया, छोटी सी बच्ची मुझे कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं जानता हूं कि यह देश उस बच्ची से झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ते बंद हैं। और मैं वैसा देश नहीं चाहता हूं जो अपने बच्चों को झूठ बोले। डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे, कंपनी चलाओगे, आईएएस अफसर बनोगे, और फिर लिस्ट निकालो, कुछ नहीं, 90% उस लिस्ट में है ही नहीं। उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो भी परे किए गए हैं। 95% लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश कर रहा है। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहां पे? धारावी इनोवेशन का सेंटर है हिंदुस्तान में। पूरी की पूरी जमीन ले जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए की जमीन, ऐसे ही दोस्ती है बस नरेंद्र मोदी के साथ। लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है। उनका रोजगार वहां है, उनका पूरा बिजनेस वहां है, वहां से उठा के ऐसे फेंक रहा है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं। अपने आप को महाराजा सोचता है। हां, तो ये लड़ाई हो रही है। दूसरी बात, और उतनी ही जरूरी बात, ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। वो चॉइस ही नहीं थी भाई, आप ताली बजा रहे हो, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। और जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है।
जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान में। ये कहते हैं कि ये 1947 में किताब लिखी गई है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए। आप बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो देखिए शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। और वही फैशन तो वही है ना। ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है। डरना नहीं, इनसे नहीं डरते। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार। शशि जी,